नमस्कार। कहानियों के कलरों में आप सबका बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सातवीं बेटी। कहानीकार हैं रीता शुक्ला। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर मुझसे लोग यह पूछा करते हैं, आप कहाँ की रहने वाली हैं? और मेरी ज़बान पर एक शब्द आता है, भोजपुर। फिर लोग थोड़ी आश्चर्यचकित मुद्रा से पूछते हैं, पर बोलचाल से तो भोजपुर की बिल्कुल नहीं लगती। मैं मुस्कुरा देती हूँ। वर्षों से हिंदी पढ़ते पढ़ाते लिखते बोलते उसकी शुद्धता के एहतियात का ऐसा अभ्यास हो गया है कि भोजपुरी का हल्का सा परिचय भी मेरी आवाज़ में उभर नहीं पाता। मध्य प्रदेश से व्यवसाय के लिए आए जोशी परिवार ने इस आदिवासी इलाके में 5 वर्षों से लगातार अपनी मैत्री का सिलसिला मेरे साथ बांध रखा है। मिसेस जोशी हर रविवार की शाम मेरे लॉन में बैठकर बिताती हैं और कटी छटी मखमली धूप पर उछलते मेरे पालतू खरगोशों को मोहित सी देखती हैं। वे प्रायः बातचीत का सिरा एक हल्के विनोदी लहजे में उठाया करती हैं। तुम हर रविवार को अपने परिवार की पूरी व्यवस्था बदल डालती हो। मैं जब आती हूँ कुछ न कुछ नयापन मुझे मिलता ही है। वासवी, तुम कहीं से भी मुझे भोजपुर की नहीं लगती। मैं हंसकर पूछ लिया करती हूँ, क्या भोजपुरियों के कुछ अलग निशान हुआ करते हैं? सिर पर सींग, पीछे पूंछ या कुछ और? वे उदाहरण दे देकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहती हैं। बुरा मत मानना वासवी, इलाहाबाद से चलकर जब जमशेदपुर आने लगती हो तो बक्सर और उसके आसपास से ही बड़ी बड़ी तेल पिलाई लाठियों में लपेटी गठरियाँ लिए देहातियों का झुंड भोजपुर की लठमार गालियों के बौछार के साथ जहाँ तहाँ दिखाई पड़ने लगता है। सीधे पल्ले के लंबे घूंघट का छोर उठाकर आंखें मटकाती औरतों का रेला और उनके साथ मूछ पर ताव देते बीड़ी का कश लेते देहाती लड़कों का अनुशासनहीन जमाव। आरा जिला घर बा कवन बात के डर बा वाला उनका उज्जड पोष देख देख कर सिर में दर्द हो जाता है। कान के पास बैठकर विरह के राग में बेसुरी फिल्मी गीत गाएंगे, चेन खींचकर जहाँ मन हो वहाँ उतर जाएंगे। खैर, उनकी बात तो छोड़ो, पढ़े लिखे हजारों रुपए कमाने वाले अफसरों के घर का भी वही हाल है। जाकर देखो मिस्टर दुबे के यहाँ 1,500 रुपये महीने में कमाते हैं, लेकिन सामने बरामदे में एक रंग उड़ी टूटी खाट बराबर खड़ी मिल जाएगी। भीतर सोफे पर बच्चों के जांघिए से लेकर बीवी का मैला ब्लाउज, चीकट गमछे, पसीने की बदबू से भी भरी बनियान तक पसरी दिखाई पड़ेगी। ड्राइंग रूम के कोने में गेहूं की बोरी रखी रहेगी। और तो और भर भर कर चुटकी सिंदूर तेल सली मांग में उड़ेल कर मैला आंचल ओढ़े मिसेस दुबे तुमसे बात करते समय भी सूप चलने का मोह नहीं छोड़ पाएंगी। इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम्हारा यह सलीका या सुरुचि बोध मुझे भ्रम में डालता है। क्या तुम सचमुच भोजपुर की हो? मैं परिहास में बात टाल देती। चलिए, यही मान लीजिए कि मैं आपके मध्य प्रदेश की ही हूँ। अब तो हुआ। लेकिन मेरा परिहास मिसेस जोशी की आशंका को संतुष्ट नहीं कर पाता। कौन कहता है कि मैं भोजपुर की नहीं हूँ? वहाँ का एक एक संस्कार मेरे अवचेतन में कस्तूरी बनकर रचा बसा हुआ है। मिसेस जोशी के प्रशंसात्मक वाक्य एकांत में कनगोजर के हजारों पैरों की तरह मेरे कानों में सुरसुराने लगते हैं। क्यों भोजपुरियों के लिए इतनी अवमानना उनके भीतर भरी है? क्या ट्रेन के सफ़र में देखे गए मुट्ठी भर भोजपुरियों के आधार पर ही उनके जीवन की तमाम गहराइयों में उतरा जा सकता है? भोजपुर की गंवई मिट्टी में अनेक सड़ी गली मान्यताओं के कीचड़ पानी की दुर्गंध के बावजूद पीड़ा में सिहरते पीत कमल से जो जीवन पलते रहते हैं, उनके लिए मोह इस सुदूर अरण्य नगरी में आकर बस जाने पर भी मेरी सारी शिराओं में पिघलता रहता है। लॉन की कटी छटी धूप और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की छपाई के पर्दे मेरे व्यक्तिगत सौंदर्यबोध अथवा शहरी संस्कार की गवाही भले ही दे रहे हों, पर माँ के गर्भ में पाए संस्कार, बचपन में सुनी गांव की कहानियाँ और जीवन में केवल एक बार उस टूटी हुई जिंदगी का प्रत्यक्ष साक्षी मन
घूम फिर कर उसी दर्द को बार बार दोहराता है। कल मिसेस जोशी पड़ोस के एक समाचार को चुटकुला बनाकर सुना गई। जानती हो वासवी, मिस्टर दुबे के यहाँ 7वीं लड़की पैदा हुई है। जोशी जी हालचाल पूछने गए थे तो बेचारे दुबे कुनाई वाले चूल्हे पर उबलते हल्दी गुड़ में उल्टी कलछुल चला रहे थे। सच वासवी, पढ़ लिख कर भी जितना पुरातनपंथी मैंने मिस्टर दुबे को देखा है उतना और किसी को नहीं। देखना, इनके 12 लड़कियां होंगी और लड़का एक भी नहीं। वे अपनी भविष्यवाणी पर एक संतुष्टि भरी हंसी हंसती चली गईं। मुझे हंसी नहीं आई। 12 लड़कियों की यह बात मेरी उंगली पकड़कर मुझे 12 साल पीछे खींच ले गए। माँ कहानी सुनाओ। कौन सी कहानी वसूली? वही, अपने ब्याह वाली। अच्छा सुन। 5 साल के हम थे, 10 साल के तेरे बाबूजी, बीच में था आम का बगीचा और दोनों ओर 2 गांव। तेरे आजा हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाते थे। स्कूल से ही सटा हमारा घर था। छुट्टी की घंटी सुनते ही सारे लड़के अपनी स्लेट किताबों की झोलियां उठाकर घर की ओर भागते और तेरे आजा हमारी दालान पर चढ़कर हाँक लगाते, लक्ष्मी, एक लोटा पानी दे दो बिटिया। हम छोटी सी भगई के ऊपर गांती बांधे लोटे के बोझ से लड़खड़ाती उनके पास चली आती। ऐसे ही साल भर साल बीतते गए। एक दिन माँ ने हमें चरगज्जी पीली साड़ी पहनाई और माथे पे आंचल डालकर उनका छोर कमर में मजबूती से खोसते हुए कहा, जाकर गोड़ लाग लेना, आज से ये तुम्हारे ससुर हुए। हमारी कपकपाती हथेलियों से लोटा फिसलकर नीचे जा गिरा। फूल की तस्तरी में रखा बताशा छितरा गया। तेरे आजा हो करके हंस जो पड़े थे। फिर क्या हुआ? फिर 2 साल और कटे और हम 12 साल के हुए। तब एक दिन माँ ने लोटे में हाथ डालकर बिलखना शुरू किया। उधर से लगन आया था। फिर पंडित ने मंडवा का, हल्दी का, मटकोड़ का दिन विचारा और हम नाउन की अखबार में बंधे। बैलगाड़ी की ओहार में सिसकते आम का बगीचा पार करके ससुराल चले आए। फिर कुछ नहीं। एक लंबी सांस और थोड़ी देर का मौन। मेरी छोटी छोटी हथेलियों से खिंचता माँ का पारदार आंचल और कहानी का अगला सुर। तेरे आजा थे 3 भाई, बहुत बड़ा परिवार। 5 सेर आटे का रोटी बनता, बनिहारों के लिए कलेवा अलग। 10 सेर का भात सेजता, दिन भर लकड़ी का धुआं, भात का तसला, आटे की परत और 4 पहर रात गए तक सास, चचिया सास और देवर नंदू के जोड़ में कोलू पेरे तेल की मालिश। वे दिन भी बीतते। तब सास सरक जा चुकी थी। ससुर ने बंटवारे के बाद शहर में छोटा सा मकान बनवा लिया। फिर तेरे बाबूजी की नौकरी लगी और हम गांव छोड़कर पटना चले आए। कहानी खत्म। माँ की आंखों में नींद क्यों नहीं है? घनी बसवारी, बड़े बड़े आम के पेड़ों से घिरा हुआ छोटा सा गांव, बुरसी की कुरेदी गई चिनगारियों सा बार बार मेरे भीतर सुलगा जा रहा है। माँ की कहानियों का झूमता महकता गांव अनदेखा होते हुए भी मेरे लिए बहुत करीब था। अब भी कच्चे घर के पिछवाड़े रात रात भर महुआ टपकता होगा, टप टप टप। ठाकुरबाड़ी में हर श्रृंगार के फूलों का एक मोटा गलीचा बिछे जा रहा होगा। 4 भैंसों और एक चितकबरी गैया के मीठे दूध को औटाकर उसकी मलाई निकाली जाती होगी। बीजू आम के बोरे आंगन में उलट दिए जाते होंगे और रस की एक एक परत मोटे कपड़े पर फैलती अमावट के खटमिठे स्वाद में बदलती जाती होगी। खेतों की मेड़ पर बैठकर कच्ची उम्र की किशोरियां अचार के बड़े बड़े टुकड़ों के साथ चने का साग खोट खोट कर खाती होंगी। मेरी जीभ पर उतरते हरे चने का रस भरा स्वाद मेरी बाल कल्पना को अधूरी छोड़कर प्रायः गांव की धूल भरी पगडंडियों की सोंधी महक में डूबने के लिए तड़प उठता। होश संभालने के बाद पटने से गांव जाने का पहला संयोग मिल गया। मैट्रिक के पर्चे पूरे करने के बाद मजले आजा के बेटे अपने किसी काम से पटना आए थे और मैं उनके साथ लग गई थी। माँ ने बताया था वहाँ तेरे आजा हैं, दोनों के 2 बेटे, एक ये रामशंकर काका और दूसरे बिसेसर काका, जिनकी 7 बेटियां ही हैं। सब तेरी बहनें लगेंगी। बस हमें एक पक्के कुएं के पास उतारकर चल दी।
हम पैदल चलने लगे। आगे आगे रमाशंकर काका और पीछे मैं। मेरे मन की धुंधलाहट बढ़ती जा रही थी। इतनी घबराहट तो इम्तिहान का पहला पर्चा पाकर भी नहीं हुई थी। रमाशंकर काका गांव का नक्शा समझाते जा रहे थे। 4 टोल है, तीनों पांचों आठों ब्राह्मणों का और राजपूतों के, और चौथा चमर टोला। लेकिन रहते उसमें गोंड, गोप, कोयरी, कुर्मी सब हैं। वो देख, सामने जो बगीचा दिखाई पड़ रहा है उसी में गांव का स्कूल है। जोगिंदर, रविंदर, सुरेंदर तीनों उसी में पढ़ते हैं। मैंने पूछा, और काका लड़कियां? गांव की लड़कियां पढ़ेंगी? तू एकदम जाहिल है वसूली। उन्हें तो धान कूटना, गेहूं पीसना, रोटी पकाना यही सब सीखना है बस। तेरी तरह मैट्रिक पास करके वे करेंगी भी क्या? गांव में जन्मी गांव में ही ब्याही जाएंगी, और क्या। वैसे भी विशेषर भाई को लड़कियों को पढ़ाना एकदम नहीं सुहाता। फिर 2-4 हो तो एक बात भी है, यहाँ तो साथ साथ है। मैं सहम कर रह गई। पता नहीं गांव में मेरी पढ़ाई को लेकर क्या धारणा बने। बैलों के पीछे पीछे दूर तक चले आ रहे एक बुजुर्ग को देखकर काका ने कहा, ये बाबूजी हैं, तेरे मजले आजा। मार्किन की लंबी गंजी और धूल के रंग की धोती से छलकती दुबली पतली काठी। मेरे निबंध की किताब में भारतीय किसान का जो हुलिया दिया गया है, ठीक वही। मुझे देखकर वे ठमक गए। ई कौन है रे रमाशंकर? बड़कू की पोती है क्या? कैसे कैसे गांव आने का मन हुआ बिटिया? मेरे पैर छूने के पहले ही उन्होंने मुझे उठा लिया। ना ना, लक्ष्मी से पैर नहीं छुआते, जा घर जा, हम शाम तक लौटेंगे। माँ ने ठीक ही बताया था। घनी बसवारी, बीच से रास्ता बना हुआ, दोनों ओर से हरे कच्चे बांस लचक लचक कर पास बुला रहे थे। काका ने कहा, छूना नहीं वसूली, बांस की कड़ी पत्तियों से हाथ छिल जाएंगे। काका, कितने बड़े बड़े आम! मैं बगीचे में आकर उछल पड़ी थी। शाम को बिमली, शमली, बिंदा, सुरसती के साथ आना, लेकिन पेड़ पर बंदर रहते हैं, डाल हिलाएगी तो खुखियाते हुए लपक पड़ेंगे। मैं समझ गई थी, काका चिढ़ा रहे हैं। आधी खपरेल आधी ढलाई की छत वाले एक पुराने से मकान की सीढ़ियां चढ़ते हुए काका ने कहा, देख वसूली, यह पक्का हिस्सा बड़का बाबूजी का तेरे आजा ने बनवाया था। इधर गाय बैलों का बथान, बगल में यह कुआं, इतना चौड़ा और गहरा कि हाथ ही डूब जाए तो था नहीं मिले। गांव भर में पहली बार हमारे ही घर में कुआं खुदा था। तब हम बहुत छोटे छोटे थे। तेरी माँ का तुरंत ब्याह हुआ था। बड़का बाबूजी के बाद से घर की मरम्मत तक नहीं हुई, सब टूटने फूटने लगा है। झड़ते चूने, नोनी लगी दीवारों वाले दालान को पार कर मैं कच्चे आंगन में उतरी। एक टूटी सी खाट पर छुटका आजा पड़े हुए थे, खुले बदन में हड्डियां ही हड्डियां। सांस की धोखनी सी छाल से छाती भाती बनी फूल रही थी, पिचक रही थी। बिछावन में तेल और पेशाब की मिलीजुली गंध। मेरा मन मितला उठा। वे बिल्कुल चल फिर नहीं सकते थे। दोनों पैरों पर लकवे का असर था 2 सालों से। मुझे देखते ही मटमैले आंचल को समेटती रमाशंकर काकी, चित्रों में लिपटी जापानी गुड़िया सी 4 छोटी छोटी लड़कियां और मजली छोटी आजी मेरे नज़दीक आकर खड़ी हो गई। मजली आजी नाटी, सांवली पर हंसमुख औरत थी। मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती हुई वे काकी से बोली, टुकुर टुकुर मुंह निहारती है भला, यह नहीं होता कि दौड़कर पानी लाए। तेरी माई कैसी है बचवा? आहा, वही तो मेरी असली कनिया थी। रात रात भर घोड़ दबाती, कभी एक दिन भी लुगा खुद धोने नहीं दिया। मैंने माँ की दी हुई चीज़ें निकालकर आजी के हवाले की। सबके लिए जोड़कर साड़ियाँ, कपड़े और मिठाई। मजली आजी ने सब कुछ समेटकर एक किनारे धर दिया और मेरे लिए सोन पापड़ी लाने अंदर चली गई। इस बीच गुड़िया सी फटे जांघे के ऊपर उभरा गोरा गुलथुल पेट हिलाती बिंदा बड़े निर्भीक भाव से दिदिया दिदिया करती मुझसे सटकर बैठ चुकी थी, जैसे बरसों पुरानी पहचान हो। दूसरी लड़कियां ललचाई नज़र से कभी मेरी ओढ़नी, कभी मेरी सैंडल, तो कभी मेरे पीछे रखे मिठाइयों के डब्बों को दूर से ही घूर रही थी। नन्ही बिंदा ने ही परिचय दिया। ई चंदा हुई, ई रमुली, ई शमली, आई हमरों से छोट बबुनी, अब की बबुआ हुई।
छुटकी आजी ने बिंदा सहित सबको मेरे पास में भगाने की कोशिश बार बार की, पर न बिंदा टली और न मैंने उन्हें टलने ही दिया। 4-5 साल की वह बच्ची मेरी सबसे बड़ी गाइड बनी हुई थी। उसी ने खबर दी, माई बेराम बिया। मैंने बरामदे में बैठे ही बैठे घर के चारों ओर की स्थिति का अनुमान लगा लिया। धुएं से काली पड़ी सबसे नीची खपरेल की कोठरी में पसीने से तरबतर और उसमें लिथड़ा रमाशंकर काकी का रुआंसा मुंह। चारों तरफ मक्खियाँ, धूल, गंदगी और उसमें लोटती पोटती छुटकी काकी की 7 बेटियाँ। सबसे बड़ी सुरसती तब 13 वर्ष की होगी, पर सीधे पल्ले की साड़ी पहन, मकड़ी के जाले से उलझे बालों का हाथों से लपेटा हुआ रूखा जूड़ा बार बार संभालती वह अभी से पूरी औरत बन चुकी थी। कभी 1.5 साल की बबनी को कमर पर लाद कर बहलाती, कभी अंधेरी कोठरी में कराती माँ के पांव दबाती, कभी सबके लिए भात परस्ती दीदी कहकर जब वह पुकारती, मुझे बड़ा अजीब लगता। आज तक मैंने कभी खुद खाना निकाल कर नहीं खाया था। मैं उससे 3 साल बड़ी थी। फिर भी गांव की जिंदगी ने सुरसती को असमय ही कितना जिम्मेदार बना दिया था। उसकी भागदौड़ और लाचारी देखकर मेरा मन घबरा उठता। थोड़े ही समय में बहनापा जोड़कर वह पूरी तरह मेरे साथ घुल मिल गई। मैंने अनुमान लगा लिया था कि इन लड़कियों की हालत मिट्टी के उन छोटे छोटे टुकड़ों की सी है जो खलिहान से उठाए गए अन्न के दानों के साथ साथ घर के भीतर आ तो जाते हैं, लेकिन अनाज की सफाई में लगी बेरहम उंगलियां उन ढेलों को चुन चुन कर फेंकने की खीज में उन्हें मसलने से भी बाज नहीं आते। रमाशंकर काका के तीनों बेटे अनाज के पुष्टदाने थे, खाटी तेल से चिकनाए, लट्ठे के कड़कड़ाते कुर्ते पजामे में संवारे गए। उनके लिए छिपाकर सोन पापड़ी, बताशे और मलाई रखी जाती और छुटकी काकी की बेटियों की ललचाती जीभ को आंखें तरेर कर बरस दिया जाता। आश्चर्य तो इस बात का था कि दोनों आजियों का दुरदुराना भूलकर वे मिट्टी सनी कठपुतलियां सारा दिन एक कटोरा माड़ भात पर काटती डर में डोलती रहती। मैंने अपने घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया था। मेरी आजी ने तो अपनी इकलौती बहू की कोख से लक्ष्मी जन्मने की मनौतियां भी रख डाली थी। तब शायद इसलिए कि माँ के बेटे तो 2 थे, पर कन्यादान का पुण्य देने वाली बेटी एक भी नहीं। लेकिन यहाँ बिरसेर काका की इतनी सुंदर सुकुमार बेटियों को भारी बोझ मानकर बार बार क्यों अपमानित किया जाता है। मेरा मन हो रहा था मैं उन सबको समेट कर लिए पटना चली जाऊं, फिर सबको ढेर सारी मिठाइयाँ मंगाकर खिलाऊं। लाल, नीली, घेरेदार फ्रॉक में वह बिंदा कितनी प्यारी लगेगी। उस रात खुले चबूतरे पर दरी डालकर मजली आजी, सुरसती, मैं, बिंदा हम सब सोए। अचानक छोटी आजी के धड़ धड़ाकर उठने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। वे रमाशंकर काका को जगाकर जल्दी गाड़ीवान को बुलाने के लिए कह रही थी। काकी की तकलीफ बढ़ गई थी। बिरेसर काका बाहर रहते थे। उनकी गैर हाजिरी में कुछ हो हवा ना जाए, आजी को इसी बात का डर ज्यादा था। वैसे भी घर की 7-7 बेटियों की राक्षसी सेना देखकर वे किटकिटाती रहती थी। न जाने कैसे वंश चलेगा। एक पर एक 7 बेटियां, बड़की कन्या के 3-3 बेटे हैं, मजली की एक यही वसूली है और 2 बेटे। पर इस करमजली के भाग में तो सतभंभा लिखी थी। उन्होंने सुरसती के मुंह पर से आंचल नोचकर गुहार लगाई, सुरसतिया गाड़ी में बैठ, जो माई के संगे, हम पीछे से आवत बानी। सुरसती के साथ मैं भी उठकर गाड़ी में बैठ गई। काकी का गोरा मुंह दर्द की बार बार उठती लहर का सबूत देता रह रहकर काला पड़ रहा था। पीछे पीछे काली माई बरम बाबा को सुमिरती छुटकी आजी चली जा रही थी। बक्सर अस्पताल के सामने बैलगाड़ी रुकी। काकी को स्ट्रेचर में डालकर अंदर ले गए। बरामदे के बेंच पर बबुनी को गोद में लिए सुरसती, मैं और छुटकी आजी। सुरसती ने सुबकते हुए धीरे धीरे कहा, माई कह रही थी इस बार भी तो लड़की हुई तो नमक की पोटली उसके मुंह में कूचकर वह खुद भी जहर खा लेगी। मैं मन ही मन कांप उठी। कहीं फिर लड़की हुई और काकी ने सचमुच ही जहर खा लिया तब? माँ ने बताया था कि ब्याह कर आई थी तो सोने की छड़ी सी चमकदार छुटकी काकी पान फूल से भी नाजुक थी। हंसती तो मकई के उजले दूध भरे दाने से दांत चमचमा उठते। काकी का वह रूप तो अब सपना ही लगता है। मैंने भी छुटकी आजी को देखा देखी काली माई का नाम रटना शुरू कर दिया। माँ बराबर कहती, हमारे खेत पगार अलग हो गए तो क्या, खून का रिश्ता कभी अलग नहीं होता।
वही हमारा कुल परिवार है। आज हम शहरी हैं तो क्या, हमारी जड़ तो उसी गांव में है। उससे कटकर हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं सोच सकते। शादी ब्याह जन्म मरण सुख दुख कोई भी परिजनों गांव वालों के बिना कभी नहीं शोभेगा। मेरी यह छुटकी काकी मुझे गोद में लेकर दूध भात खिलाया करती थी। जब मैं 2 साल की थी तब माँ बाबूजी भी गांव छोड़कर शहर आए थे। काकी 8वीं बार दर्द सह रही थी। इसके पहले हर बार चमरटोले की फुलियाँ आकर घर में ही सब संभाल लाया करती थी, पर इस बार 4-5 दिनों से छटपटाहट थी और पहले की तरह आसानी से काम निपटता न पाकर फुलिया ने अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी। सुरसती की गोद में बबुनी सो गई थी और उसे बहलाने के लिए मैंने बातों में लगा लिया था। सुरसती, छुटका काका कब आएंगे? कहाँ दीदिया, बाबूजी तो साल में बस 2 बार आते हैं, फगुआ और दशहरा। 8-10 दिन जो ठहरते हैं उसी में हमारी जान सासत में होती है। क्यों, वे तुम लोगों को प्यार नहीं करते? उसने फुसफुसाकर कहा। आने के बाद 1-2 दिन तो ठीक रहते हैं, फिर ना जाने उन्हें क्या हो जाता है। लात मुक्का जूता लाठी सब उठा लेते हैं। माई से लेकर बबुनी तक किसी को भी नहीं छोड़ते। कहते हैं सबको बेच दूंगा। अच्छा हुआ जो अभी यहाँ नहीं है। क्यों, अभी रहते तो आज ही उनसे अस्पताल का खर्च मांगती और वे अपना सारा गुस्सा इस हालत में भी माई पर ही उतारते। मैं चुप हो रही। छोटे काका को समझने के लिए सुरसती का यह छोटा सा बयान ही काफी था। छुटकी काकी की कराहती हुई आवाज याद कर मेरा गला रूंध आया। कसाई खाने में जिबह के लिए ले जाए जाने वाले बकरे की आंखों में जैसे उनकी आत्मा की सारी का चोट आकर समा जाती है, स्ट्रेचर पर लदी छुटकी काकी की आंखों में आशंका और करुणा की वही छटपटाहट देखी थी। वे आंखें मुझसे सही नहीं जा रही थी। भीतर से दोनों हाथ पोंछती सफेद चोंगा झुलाती मोटी डॉक्टर ने निकली। उसके पीछे एक काली कलूटी नर्स थी। देखने से मद्रास की लग रही थी। हमारा कलेजा कांप उठा। आजी की आंखें बंद थीं और होठ जल्दी जल्दी हिलने लगे थे। डॉक्टरनी ने आजी का कंधा छूकर कहा, लड़की हुई है। और आजी पुक्का फाड़ कर रो पड़ी, राख बांध कर न जाने क्या क्या कहती हुई। मैं सुरसती का हाथ पकड़कर अबाक खड़ी रह गई थी, किसी अघटनीय की संभावना से भयभीत। कहीं काकी ने सचमुच जहर खा लिया तो? सुर में बंधी आजी की रुलाई अस्पताल के सूने बरामदे में गूंज रही थी। पीछे खड़ी नर्स ने कुछ देर ठहरकर टूटी फूटी हिंदी में कहा, ए बूढ़ी, शोर नहीं गाना, अस्पताल है, समझी? छोटी आजी ने झमक कर रोना बंद करते हुए उसके मुंह के सामने हाथ नचाकर जोर जोर से गालियां दे डाली। मर विपतिया लगौनी, सोहर गाँव तनी की रोआ तनी रे। खैरियत थी कि नर्स के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा और वह आजी को खपती समझकर हंसती हुई अंदर चली गई। 12 साल उस बात को बीत गए। गांव की जिन मिली जुली यादों को लेकर मैं दूसरे ही दिन पटना चली आई थी, उनमें नीम की पत्तियों के कड़वेपन की मात्रा अधिक थी। मुड़ मुड़ कर पीछे देखने की मीठी कोशिश कम। वह कोशिश महज 2 गोल गोल नीली आंखों के प्यार में सिमट कर रह गई थी। बगीचे के छोर तक पहुंचाने आई बिंदा ने ओढ़नी से लटक कर मचलते हुए कहा था, दीदिया हमो साथे जाए। और सुरसती बार बार समझाती कि दीदिया फिर आएगी। वह टुकुर टुकुर ताकती उसी फिर आएगी कि झूठे आश्वासन से बंधी पीछे छूट गई थी। भीगी आंखों में अपनी स्वरहीन सहानुभूति उड़ेलकर मैंने सुरसती की ओर मुंह मोड़ लिया था। मैं दोबारा वहां नहीं गई, जा नहीं पाई, यही कहूँ तो बेहतर। छुटकी काकी अपनी 8वीं लड़की के होने पर जहर नहीं जुटा सकी, तब 9वीं के होने पर भी उन्हें जहर कहाँ से मिलता। लेकिन जहरीली तो उनकी पूरी जिंदगी बन चुकी थी। चुपचाप बड़ी बड़ी हांडियों में उबलते धान सी वे सींचती रहीं, उबलती रहीं। उनकी छाती में तो सपनों का एक संसार बसा होगा। उनकी बेटियां राज करेंगी, सुख से रहेंगी, पर राज राजियों से उनके रूप को बेटे बेटियों में स्वर्ग और नर्क का फर्क मानने वाले गांव की हवा ने कीचड़ मिट्टी में लपेट जो दिया था। गांव से आए एक लड़के ने खबर दी थी, बीरेसर काकर का जुलूस तो बढ़ता ही जा रहा है। 15 रोज हुए, उन्होंने अपनी लड़की बिंदा को फुटबॉल की तरह उछाड़कर फेंक दिया। उनकी एक टांग टूट गई, लंगड़ा कर चलती है किसी तरह। छुटकी काकी दोनों छोटी लड़कियों को लेकर नैहर चली गई है। बिंदा और उसके ऊपर की सभी लड़कियां छुटकी आजी के पास हैं।
काकी कह गई हैं अब कभी नहीं आएंगी। भाई भौजाई के यहाँ कूट पीस कर गुजारा कर लेंगे। बिरेसर भाई की देखा देखी बड़की के तीनों लड़के भी लड़कियों को जहाँ पाते हैं धुन देते हैं। बड़ी खराब दशा है वहाँ की। माँ की आंखों से दो बूंद आंसू चू पड़े थे। छुटकी के नैहर में भी तो हालत अच्छी नहीं है। भाई सौतेला है और उसके अपने ही 5-5 बच्चे हैं। कैसे गुजारा होता होगा। मेरी आंखों में दो नीली आंखें उमड़ आई। हमों साथे जाइब। काश कि मैं उसे साथ ला पाई होती। गांव से लौटकर मैंने माँ से पूछा भी था, माँ क्या वीरेसर काका की 2 लड़कियों को तुम नहीं पाल सकती? मुझे भी तो कितना सूना लगता है। पर माँ ने साफ मना कर दिया था। ना वसूली, वीरेसर को तो नहीं जानती। भारी गुस्सैल, रावण कंस से भी बड़ा पापी। तिवारी वंश का कलंक बनाकर भगवान ने उसे भेजा है। और ऊपर से तेरी छुटकी काकी की फूटी किस्मत। रावण के घर सती सीता। शराब कबाब में कोयलरी की कमाई फूंक कर साल साल लड़कियां पैदा करने में पीछे नहीं। और यह भी सही नहीं होता कि लड़कियों पर कोई दया दिखाए। एक बार तेरे बाबूजी ने समझा बुझाकर चिट्ठी लिखी भी तो लाल स्याही में भद्दी गालियां लिखकर उधर से आ गई। फिर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। इधर 2-4 दिनों से गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। रात के 2 बजे हैं। मेरी खिड़की से झांकता खुले आकाश में चतुर्दशी का चांद तैरता हुआ कच्ची हल्दी के रंग की चांदनी छिटकाता धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। मेरे कमरे का आधा भाग चांदी में धुला हुआ है, आधे भाग में अंधेरा है। यह अंधेरा हिस्सा मेरा गांव है, जिससे चलकर कई प्रेत छाएं मुझे झकड़ने के लिए चांदनी के छोर पर अपनी विकराल बाहें फैलाए खड़ी हैं। मेरे सामने से कई डोलियां उठ रही हैं। इनमें सुरसती है, सामली है, रमली है। 7वीं डोली में बिंदा बैठी है, हल्दी रंगी साड़ी में लिपटी कंचन काया, अंग अंग पर दब दब दीपते सोने की पॉलिशड़े गिलट के गहने। ये प्रेत छाएं 7 डोलियां उठाए अंधेरे की आड़ लेकर भागती चली आ रही हैं। यह अंधेरा छुटकी काकी के मटमैले आंसू में डूबकर और भी गहरा होता चला जा रहा है। वे बाल फैलाए छाती कूट कूट कर बिलख रही हैं। मेरी बेटियों को मत बेचो। विशेषर काका की शराब में डूबी चेतना, वंश के अभाव की पीड़ा और दहेज की सामर्थ्यहीनता के कड़वे आवेग में बनैले सुअर की तरह चित्कार करती अपने दोनों पंजों को फांसी के फंदे बना बनाकर अपने ही गले तक बार बार ले जा रही है। दांत पीसती हुई एक आत्महंता मुद्रा जो 1-2 नहीं 7-7 बेटियों को जिंदा गला घोट कर मार देने की विवशता के आखिरी किनारे तक पहुंची। न मरती हैं न जीवित रह पाती हैं। डोलियां सामने से गुजरती चली जा रही हैं। बिरेसर काका ने पैसे देकर दामाद नहीं खरीदे, लेकिन बेमोल अपनी बेटियां तो बेच ही दी। पीली धोती का छोर कुर्ते की जेब में खोसे या दुल्हों की जमात आगे गढ़ी। कोयले की खदान से छांट कर निकाले गए चमकते काले टुकड़े, भोजपुर के पुरुष रत्नों में से चुन चुन कर जुटाए गए ठीकरे, जो लाठी के जोर पर बिरेसर काका की गाय सी श्रमाती बेटियों को जीवन भर जिबह करेंगे। और वह रहा बिंदा का दूल्हा, एक आंख पत्थर की, बिना पलक झपकाए शीतला के सांप का बदला अपनी क्रूर हंसी में चुकाता बिन की डोली के साथ साथ चलता है। सोने की पुतली को अपने चंगुल में जकड़कर खा जाने के लिए उद्यत काला दैत्य। यह आखिरी डोली भी मेरे सामने से दूर चली गई। बांस वन को पार करती कहारू के पैरों तले रौंदी जा रही आम की सूखी पत्तियों की चरमराहट और बिंदा की सिसकियां धीमी पड़ती जा रही हैं। लकड़ी के धुएं से काले पड़े बर्तनों को रगड़ती बिंदा की गोरी गुलथुल बाहें बेत सी पतली बेदम होकर झूल पड़ी हैं। धुएं और कालिक में सनी उसकी नीली आंखों में खून टपक रहा है। लात मुक्कों की चोट खा खा कर भी उस दैत्य की भूख मिटाने के लिए उसे अंधेरी कोठरी में जलते दिए की ढीठ रोशनी रोज बर्दाश्त करनी पड़ती है। दिन भर ढेकी पर धान कूट कर चावल बनाने में अपनी नीली आंखों के चकनाचूर हुए सपनों की भूसी बिखराती वह रात भर कुटती पिसती टुकड़े टुकड़े बिखर जाने के लिए बाध्य है, क्योंकि वह भोजपुर के अंधेरे गांव की 7वीं बेटी है। गांव में आने वाले हर पहुना से उसकी चिरौरी चलती है। एक बार, बस एक बार माई से मिला दो। लेकिन सारे पहुने बहरे हैं और गूंगे भी। बिरेसर के भीतर का बाप कब का मर चुका है। छुटकी काकी पथराई हुई अहिल्या है। उसकी कोख शायद उस अगले जन्म की प्रतीक्षा में जड़ है।
जब उसके मातृत्व को सार्थक बनाता कोई राम उसके आंचल की धूल झाड़ेगा। किल्लट को सोना बताकर समधी के हवाले करने के बाद वीरेसर काका ने मुंह नहीं दिखाया। बिंदा को सब सहना है, क्योंकि उसके बाप ने उसके सास ससुर को धोखा दिया है। फिर एक रात बुखार की गहरी बेहोशी में भरपूर रौंदी जा चुकने के बाद बिंदा उन्मादनी से उठकर जलती लालटेन का सारा किरासिन अपने ऊपर छिड़क लेती है। भक! उसकी तार तार साड़ी और मैले साये का छोर पकड़ती आग की लपटें उसे घेर रही हैं। सारा गांव सो रहा है, बिंदा जल रही है। उसकी आर्त पुकार एक हिचकी बनकर मेरे कंठ में उभरती है। दीदिया, हमो साथे जाए। और मैं पसीने से तरबतर बदहवास जग उठती हूँ। अंधेरा पूरे कमरे में फैल गया है। बिजली चली गई है और बाहर पत्ता तक नहीं हिल रहा। सहसा मिसेस दुबे के क्वार्टर से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कई टॉर्च की रोशनियां एक साथ क्वार्टर के करीब आती दिखाई पड़ रही हैं। मैं दरवाज़ा खोलकर उधर बढ़ती हूँ। मिसेस जोशी अपने क्वार्टर से निकलकर मिसेस दुबर के क्वार्टर से होती हुई मेरे करीब आ जाती हैं। जानती हो बासवी, दुबे की 7वीं लड़की मर गई। बेचारी, उसकी माँ एकदम चुप है। रोना तो दूर रहा, कुछ बोलती तक नहीं। बुढ़िया सास लगातार रोए जा रही है। मैं सुनने से मिसेस जोशी को देखती रही। 7वीं बेटी की माँ का रोना आप नहीं देख पाएंगी मिसेस जोशी, पर तो मैं देख रही हूँ। पत्थर हो गई होगी मिसेस दुबे। अच्छा ही हुआ मर गई। जन्म के 2 दिन बाद मर जाना कहीं बेहतर है, 17 साल तक रोज रोज मरने से। मिसेस जोशी बौखलाई सी मुझे देख रही थी। शायद मेरी आंखों में झांकती बिंदा की प्रेत छाया को वह सह नहीं कर पाई। अब मैं उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं कच्ची उम्र में जल मरने वाली वृंदा की स्मृति का शव कंधे पर ढोती भोजपुर के एक अंधेरे गांव से सीधी उठ करके चली जा रही हूँ, और मेरा पूरा संस्कार उस आदिम अंधेरे के विरुद्ध लड़ने के लिए मुष्टिबद्ध हो रहा है। तो ये थी कहानी 7वीं बेटी। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।